हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। तो द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो विल बी, पहला डेफिनेशन देखेंगे, क्या डेफिनेशन होती है, क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है डेंगू को कॉज करने वाला, एपिडेमियोलॉजी के बारे में डील करेंगे, ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस के बारे में, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, आप कौन से डायग्नोसिस परफॉर्म करते हो टू नो अबाउट द डिजीज़, what are the preventive measures to control dengue and what is the management। तो let's start the video। तो डेंगू को हम बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। मैं आगे बताऊंगी कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी डेफिनेशन। तो डेंगू फीवर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर इज़ एन इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़। ये एक इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ होती है, प्लस ये एक मस्कीटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन होता है जिसे कौन कॉज करता है, आर्बो वायरस। यानी कि क्या है, ये जो डिज़ीज़ होती है ये ट्रॉपिकल रीजन्स में काफ़ी प्रिवलेंट होती है, तभी इसे हम इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ बोलते हैं। प्लस ये जो डिजीज़ है इसे इसका पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है, मस्किटो। जब ईड्स जीनस के पर्टिकुलरली मान लीजिए ईड्स इजिप्टी जब आपको बाइट करती है तो तभी इसको कहा गया कि मस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन होता है और इसे अर्बो वायरसेस कॉज करता है। यानी कि ऑर्थोपॉड्स में आ जाएगा हमारा मस्किटो जो बिलोंग करता है आर्बो वायरसेस को। तो दिस इज़ द डेफिनेशन। ये ट्रांसमिटेड होता है बाय सेवरल मस्किटो, जो भी मस्किटो जो ईड्स जीनस को बिलोंग करता है, और पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो ईड्स इजिप्टी। इससे डेंगू के साथ साथ चिकनगुनिया और भी अदर डिजीज़ मतलब जो मस्किटो से रिलेटेड है वो होती हैं। फिर आ जाता है हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो डेंगू जो रहता है ये डेंगू वायरस को बिलोंग करता है और इसकी जो फैमिली होती है दैट इज़ दी फ्लेवी वायरस फैमिली। और जो प्राइमरी मोड होता है ट्रांसमिशन का वो कैसे होता है, जब भी कोई ईड्स जीनस का मस्किटो जो रहेगा वो एक ह्यूमन को बाइट करेगा तो इट लीड टू दी डिजीज़। यानी कि जो प्राइमरी होस्ट रहता है डिजीज़ का दैट इज़ ह्यूमन। तो इसमें यूजुअली ईड्स इजिप्टी देखने को मिलता है और ईड्स एल्वोपिक्टस मस्किटो देखने को मिलेगा। अब जो ये इसके 4 डिस्टिंक्टिव सीरोटाइप्स हमें देखने को मिलते हैं डेंगू वायरस के, जो कि होता है हमारा डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। अब क्या होता है, अगर आपको एक भी सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ, ये डिजीज़ हुई, तो आपको लाइफ लॉन्ग इससे इम्यूनिटी मिलेगी। यहाँ पर लिखा भी है कि इन्फेक्शन विद वन सीरोटाइप प्रोवाइड्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू द पर्टिकुलर सीरोटाइप बट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द अदर 3 सीरोटाइप्स। यानी कि फॉर एग्जाम्पल डेन 2 से आपको डिज़ीज़ पहले अकर करी तो आगे अगर आपको कभी भी होगी तो उससे आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी, बट जो रिमेनिंग 3 है उससे आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। अब हम बात कर लेते हैं एपिडेमियोलॉजी की। तो जो डेंगू फीवर का वायरस है वो एक आरएनए वायरस होता है जो फैमिली फ्लेविविरिडे को बिलोंग करता है और ये यूजुअली किससे हमारा ट्रांसमिटेड होता है, ऑर्थोपॉड से, यानी कि मस्किटो के बाइट से, जो कि जिसको हम रेफर करते हैं आर्बो वायरस। और ये प्रेवलेंट होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। आजकल हमें ये हर जगह ही देखने को मिलता है एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका। तो ये आ गया हमारा एपिडेमियोलॉजी। अब आ जाता है हमारा ट्रांसमिशन के बारे में कि कैसे ट्रांसमिट होता है। तो ट्रांसमिशन जो रहता है उसके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन में आ जाएगा कि बाइट से, ईड्स स्पीशीज़ मस्किटो की, इसमें ईड्स इजिप्टी आ सकता है और दूसरे स्पीशीज़ भी आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एल्वोपिक्टस हो गया, पॉलिनीजिनस हो गया, स्क्लूटेरिस, इन सब की बाइट से जो होता है ये ट्रांसमिट हो सकता है। फिर अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्हें अगर डेंगू की प्रॉब्लम है तो ये फीटस पर भी ट्रांसमिट हो सकती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान डेंगू ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ह्यूमंस और प्राइमरी होस्ट होते हैं और आप यहाँ देख रहे होंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान और नीडल स्टिक इंजरी से भी ट्रांसमिट होता है, बट ये जो कंडीशन होती है ये रेयर कंडीशन होती है। अब आ जाते हैं हम पैथोजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले जो मस्किटो डेंगू वायरस को कैरी करेगा वो सबसे पहले एक पर्सन को बाइट करेगा। इसके बाद ये जो वायरस रहेगा बाइट से ये पेनिट्रेट कर जाएगा स्किन में पेशेंट की, और
मस्कीटो के सलाइवा के थ्रू और ये लैंगरगन सेल के अंदर क्या होने लगेगा, रेप्लिकेट करने लगेगा अपने आप को। इसके बाद जो लैंगरगन सेल्स रहेंगे वो इंटरफेरॉन रिलीज़ करने लगेंगे। अब वो आ गया जो वायरस था, वो लैंगरगन जो सेल थे वहाँ पे तो रेप्लिकेट हो रहा है, तो जो लैंगरगन सेल हैं वो तो इन्फेक्ट हो ही गए। अब यहाँ से जो इन्फेक्टेड सेल है ये कहाँ चला जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाएगा। अब कोई भी बाहर से वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, पैरासाइट आएगा, तो हमारी बॉडी क्या होगी, एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी उसी को, कि लिम्फेटिक सिस्टम में जाते ही साथ क्या होगा, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम अलर्ट को स्टार्ट कर देगी और इसके कारण ये हमारी पूरी की बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा। अब इस वायरस के कारण होगा, ये वायरस हमारा रिजल्ट करेगा किसमें, वेरेमिया में रिजल्ट करेगा। वेरेमिया मतलब क्या होता है, जब ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में वायरस का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं वेरेमिया। तो अब सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में पहुंच गया जिसके कारण क्या हुआ, वेरेमिया। अब जैसे ही वेरेमिया हो जाएगा हमारा बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, यानी कि लिम्फोसाइट WBC का अमाउंट जो रहेगा उस पैरासाइट, उस वायरस के टुवर्ड्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी कि बॉडी फाइट कर पाए। इसके कारण क्या होगा, लिम्फोसाइट इंक्रीज होने के कारण जो न्यूट्रोफिल्स हैं उसका अमाउंट डिक्रीज होगा और WBC का अमाउंट क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा और पायरोजन रिलीज होगा जिसके कारण बॉडी क्या कॉज करेगी, बॉडी में क्या होगा, फीवर होगा और जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा वेसल्स का, जिसके कारण रैशेस देखने को मिलेंगे और इट विल कॉज डेंगू। तो आई होप ये पैथोजेनेसिस आपको अच्छे से समझ आई हो। नहीं आई हो तो एक बार आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, तो आई होप ये क्लियर आ जाएगा। तो आप किसी पेशेंट को डेंगू हो तो गया, पर क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो हम बात करेंगे अबाउट दी साइन एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें डेंगू में देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आ जाएगा सडन ऑनसेट हो जाएगा फीवर का, और जो डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है, 5 से 7 डेज़ का। फिर क्या होगा, हमें हेडेक देखने को मिलेगा, टिपिकली बिहाइंड द आइज़, मतलब आइज़ के बिहाइंड में आपको दर्द देखने को मिलेगा, हेडेक। प्लस मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि इसे हम ब्रेकबोन फीवर बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेंगू में जॉइंट पेन और मसल पेन काफ़ी होता है, इसीलिए ये बोन को ऐसा पेन होता है जो ऐसा लगता है कि बोन ब्रेक हो रही है, तो इसीलिए हम इसे ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। तो ये आगे अब आ जाते हैं हम फेजेस के बारे में। कोई भी डिजीज़ है तो एक उसका फेज़ होता है, स्टार्टिंग में कैसी है, मिडिल में कैसी है, फिर ठीक कैसे होगी, तो इसके बेसिकली होते हैं 3 फेजेस। पहला फेज़ होता है हमारा फेब्राइल फेज़, सेकेंड फेज़ क्रिटिकल फेज़ और तीसरा फेज़ जो होता है वो होता है रिकवरी फेज़। तो हम स्टार्ट करते हैं फेब्राइल फेज़ से। तो ये एक इनिशियल फेज़ होता है जो कि 2 से 7 दिन लास्ट करता है पेशेंट में। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें हमें हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, यानी कि जो फीवर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा। फिर आ जाएगा सीवियर आर्थेल्जिया, यानी कि जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। और सीवियर माइलेजिया, यानी कि मसल पेन भी होता है। रेट्रो ऑर्बिटल पेन, क्या होता है रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जो पेन हमें बिहाइंड द आइज़ होता है उसे हम रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। और रैशेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फेब्राइल फेज़ में क्या क्या देखने को मिला। तो ये अब आ जाता है हमारा क्रिटिकल फेज़। तो क्रिटिकल फेज़ में क्या होगा, जैसे ही आफ्टर द फीवर सबसाइड, कुछ पेशेंट में क्या होता है क्रिटिकल फेज़ में यूजुअली 3 से 7 दिन ऑफ इलनेस देखने को मिलता है और ये लास्ट करता है 24 से 48 घंटे के बीच में। और इस फेज़ में यूजुअली जो होता है पेशेंट जो होता है ना वो इम्प्रूव करता है। तो इस फेज़ में क्या होता है कि पेशेंट का एक्चुअली जो प्लेटलेट का काउंट होता है ना वो डिक्रीज़ होने लगता है। यहाँ पे अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, अभी मैं आपको डायग्नोसिस बताऊंगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है। प्लस ब्लीडिंग भी होने की संभावना होती है। नंबर 3, यहाँ पर वापस फीवर आने लगता है। तो पहले फेज़ में तो आई, सेकेंड में भी आ जाएगा, जिसे अपन सैडल बैक फीवर बोलते हैं। फिर आ जाता है हमारा रिकवरी फेज़। तो रिकवरी फेज़ में हम देखेंगे कि रिकवरी फेज़ में अगर जो पेशेंट है वो सरवाइव कर जाता है क्रिटिकल फेज़ को, तो वो रिकवरी फेज़ में एंटर कर देता है, जो कुछ दिन से लेके कुछ वीक तक लास्ट करती है। इसमें जो पेशेंट का प्लेटलेट का काउंट है वो स्टेबल होने लगता है और दूसरे जो सिम्टम है, जैसे मैंने रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोला, मसल पेन बोला, जॉइंट पेन बोला, वो भी चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी। फिर आ जाती है हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो ये 3 कैटेगरीज में होती हैं जो मैंने अभी आपको ये फेजेस बताए, बेसिकली ये यही है।
इन फॉर एग्जांपल अगर पेपर में स्पेसिफिकली पूछा गया तो ये अगर आप बॉक्स बनाएंगे तो ये इम्प्रेसिव भी लगेगा। तो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो डेंगू फीवर आ जाती है। तो डेंगू फीवर में क्या क्या देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड फीवर, वीकनेस, फटीग, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, मसल पेन। ओके, अब आ जाता है हमारा डेंगू के हेमोरेजिक फीवर के केस में। यहाँ पे आपको अक्यूट फीवर देखने को मिलेगा 2 से 7 दिन के लिए, और जो साइंस है हेमरेज के वो देखने को मिलेगा। एपिस्टैक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग नोज से। फिर हेमेटमैसिस यानी कि जो गैस्ट्रिक वॉमिटिंग हो रही है तो गैस्ट्रिक कंटेंट जो आ रहा है उसमें ब्लड पाया जा रहा है। और आ जाता है मिलीना। मिलीना का मतलब क्या हो जाता है, हमारे फीसेस में भी ब्लड का साइन मिल रहा है कि ब्लड आ रहा है। और रेड स्पॉट्स हमें हो जाते हैं चेस्ट पर और आर्म्स पर। और थ्रोम्बोसाइटोपनिया, थ्रोम्बोसाइटोपनिया का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज होना। फिर आ जाता है हमारा डेंगू शॉक फीवर में। तो शॉक फीवर में हम क्या देखेंगे कि जो सारे सिम्टम्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ साथ जो एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएंगी वो कोल्ड हो जाएंगी, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा और मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो ये आ गई हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आई होप ये क्लियर होगा। अब आ जाते हैं हम डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो सबसे पहले हो जाएगा कि आप जो टेस्ट कराओगे वो डेंगू स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ में। तो क्या होता है, जब डेंगू किसी भी पेशेंट को है, किसी भी पर्सन को हुआ है, तो आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी देखने को मिलती है। स्पेशली आईजीजी का इतना रोल नहीं है जितना आईजीएम का है। तो हम वो देखते हैं कि बॉडी डेंगू की टुवर्ड्स वो एंटीबॉडीज़ बना रही है। तो अगर आईजीएम बन रही है इसका मतलब है कि पेशेंट को है। फिर आ जाता है हमारा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, नैट्स प्रिफर्ड मेथड होता है ये डायग्नोसिस का, जो हम डेंगू में करवाते हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट अगर आप करवाते हैं तो आपको मैंने पहले ही बताया कि प्लेटलेट काउंट कम देखने को मिलेगा और डब्ल्यूबीसी का भी जो अमाउंट है वो भी कम देखने को मिलेगा। अल्ट्रासाउंड इसीलिए वैसे तो नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिवियर केस हो जाएगा तो पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए कि पेशेंट को डेंगू शॉक सिंड्रोम नहीं है उस चीज़ के लिए। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है डिटेक्शन ऑफ NS1 एंटीजन बाय इम्यूनोअसै एंड एलाइजा। क्या होता है, एलाइजा भी करवाते हैं। NS1 एंटीजन अगर ब्लड में मिला तो आपको डेंगू होने के मतलब डेंगू ऑब्वियसली है। तो ये सारे डायग्नोसिस के टेस्ट होते हैं। अब आ जाता है हमारा लेबोरेटरी फाइंडिंग। लेबोरेटरी फाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब ये सारे टेस्ट परफॉर्म हुए तो क्या हमें रिपोर्ट में प्रेवलेंट देखने को मिलता है। तो पहले आ जाएगा हमारा क्या, थ्रोम्बोसाइटोपनिया यानी कि प्लेटलेट का जो लेवल है वो कम ही मिलेगा। ल्यूकोपनिया यानी कि जो हमारे लिम्फोसाइट है WBC उनका अमाउंट कम मिलेगा। और थोड़ा माइल्ड या फिर मॉडरेट एलिवेशन देखने मिल सकता है ALT और AST के लेवल पे, या फिर इन दोनों के रेशियो पे। क्या होता है ALT और AST मतलब एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज और ALT इज एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। फिर आ जाएगा हमारा, तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर आ जाएगा हमारा एक्चुअली मैंने इसमें एक पेशेंट की रिपोर्ट को लगाया है तो मैं उसके थ्रू समझाना चाहूँगी, तो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो ये देखिए एक पेशेंट है, ये देखिए इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि PCV का जो काउंट है वो यहाँ पर कम है, प्लस जो लिम्फोसाइट है मैंने अभी बताया आपको कि ये देखिए लिम्फोसाइट का जो अमाउंट है इसमें कम ही मिलेगा। तो अगर आप पेशेंट वार्ड में पेशेंट की जो फाइल अगर आप उसको रीड करेंगे तो वो एविडेंट होगा कि इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है। प्लस ये जो मैंने टेस्ट डायग्नोसिस बताया कि डेंगू 1 NS1 एंटीजन का सीरम, देखिए ये है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो मैंने अर्लियर आपको बताया। तो डेंगू NS1 एंटीजन आ जाएगा। तो इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, इसमें यूज़ किया है एलाइजा विथ फ्लोरेसेंट डिटेक्शन, है ना। तो ये मैंने जानबूझकर इसको लगाया जिससे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। अब आ जाएगा, इसके पहले अब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, पेशेंट को बोलेंगे कि आप हाइड्रेटेड रहो। नंबर 2, एस्पिरिन और NSAID को यूजुअली नहीं दिया जाता है, इसमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी कुछ एक एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल दी जाती है फॉर एंटीपायरेटिक, जिससे जो फीवर है वो रिड्यूस हो जाए। टैपेट स्पॉन्जिंग देखने को मिलेगा, कोल्ड स्पंजिंग, जिससे जो फीवर है वो रिड्यूस हो जाए। IV थेरेपी प्रोवाइड करेंगे जिसमें अलग अलग मेडिकेशन यूज़ करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करेंगे, जो क्या करता है हमारा एलिवेट कर देता है
लेवल्स को, जो भी कम है प्लेटलेट के, तो उसमें प्रेडनिसोन आ जाएगा, प्रेडनिसोलोन आ जाएगा। तो ये सारी ड्रग्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं और मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट के बारे में। तो ये मैंने रिपोर्ट्स का आपको बता दिया। अब आ जाते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो लास्ट में तो पर्सनल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है एनवायरनमेंट से, कि आप मस्किटो से बचे। तो उसके लिए आप ब्रीडिंग साइट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। कोई भी खाली कंटेनर है, कहीं पर पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है, तो उससे क्या होता है हमारा वो वहाँ पर ब्रीडिंग हो सकती है उस पर्टिकुलर जीनस के मस्किटो की। फिर आप मस्किटो नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स, स्लीव्स वाले क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं। और अर्ली मॉर्निंग वेयर और लेट इवनिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इस दौरान जो मस्किटो होते हैं वो बाइट करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मस्किटो रिपेलेटेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें डीट हो, पिकीकार्डिन हो। तो ये सारी चीज़ों से आप प्रिवेंट हो सकते हो। तो मैंने सारी जो चीज़ें थी वो डिस्क्राइब कर दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट डाउन। सो थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Do like, share and subscribe to my channel.